सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम जनरल पे तो फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आज हम इम्पोर्टेंट वायरस है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज़ जनरल पे तो में दो वायरस इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ HIV एंड EBV। तो HIV तो हम ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड जो EBV है एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ले लेंगे, ठीक है। तो गाइज मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है इसका, बिकॉज मेरे नोट्स बन गए, ठीक है। एंड मैं आपको कंटिन्यू बीच बीच में इमेजेस में डालना भूल गया हूँ, एंड सम इम्पोर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस होती है, वो मैंने रेफरेंस बुक मेरी हर्ष मोहन है गाइज। तो मैंने उसमें क्या किया है कि मैंने मेरी जो टेलीग्राम चैनल है जो हमने बनाई है, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इमेजेस है हिस्टोपैथोलॉजी की, वो खींच के आपको एक पूरा PDF दे दिया है, एंड उसके साथ मेरे नोट्स भी मैंने नोट्स के साथ वो इमेजेस दे दिए हैं, दोनों अलग अलग PDF में, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट इमेजेस है, और मैं जैसे जैसे ऑर्डर में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे वो दे दिए गए हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज पहले ये अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ, बिकॉज हिस्टोपैथोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स एंड ग्रॉस एंड मॉर्फोलॉजी भी हमको देखना है पैथोलॉजी में, बिकॉज वाइवा में भी वो कभी कभी, एंड फिर एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में भी पूछ ले जाता है। सो आई थॉट कि होना चाहिए। तो जितने इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, देखो वायरस में तो कुछ है नहीं अभी, तो दो क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, बट अभी हम गैंग्रीन, कैल्सिफिकेशन, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, फिर आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस्चेमिया है, इन्फ्लेमेशन है, मेटास्टेसिस है, तो ये सब क्वेश्चन में ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनकी मॉर्फोलॉजी देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स या फिर कुछ भी साइकिल रिलेटेड, या फिर जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के जो भी चार्ट्स हैं, या फिर वो मैंने उधर पे डाल दिए है, ठीक है, PDF में अलग से बना के। तो हर एक सेक्शन में, जैसे कि हम लीवर पैथोलॉजी लेंगे या फिर रीनल, रेस्पिरेटरी, तो मैं हर बार वही करूँगा, नोट्स के नीचे नीचे एक इंपॉर्टेंट PDF अटैच कर लूँगा, जिससे कि आपको इमेजेस के बारे में आइडिया आ जाए। तो आई होप आपको वो ये समझ में आया होगा। गाइज मैंने पहले आपको बता दिया है कि बिकॉज ऑफ दैट इमेज लैगिंग मैं बीच में नहीं डाल सकता नोट्स के, एंड इट विल टेक कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, सो आई नॉट डन दैट। आई प्रेफर कि इंपॉर्टेंट इमेजेस सब साथ में मैंने कलेक्ट करके आपको एक बंच में दे दिया, ताकि आपको खोल खोल के ना देखना पड़ सके। एंड मैं रेफरेंस बुक में फिर से बोल रहा हूँ, दैट इज़ हर्ष मोहन, ठीक है, बिकॉज आई लव इंडियन ऑथर्स, सो उसकी वजह से। ओके, तो आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एंड आई होप आपको और भी कोई अच्छा आइडिया आ रहा हो तो यू कैन गिव मी सजेशंस इन द कमेंट्स बिलो कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, ठीक है। ओके, सो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आज का क्वेश्चन है, दैट इज HIV। इट डायरेक्टली एक्ट्स अपॉन आवर इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। नाम ही ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ह्यूमन की इम्यूनिटी पे एक्ट करके उसको डेफिशिएंट करने वाला वायरस ही HIV कहलाता है। ओके, ओवर टाइम द इम्यून सिस्टम बिगेंस टू फेल, कॉजिंग इम्यूनोडेफिशिएंसी। दिस इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। मैंने स्टेप वाइज ही लिखा है इंट्रोडक्शन में कैसे है। तो टू टाइप ऑफ मेनली HIV होता है, दैट इज HIV 1 एंड HIV 2। ओके, तो HIV 1 जो होता है वो मोर कॉमन है वर्ल्ड वाइड में, एंड HIV 2 जो वो वेस्टर्न कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउदर्न एशिया में, सॉरी। The HIV target is CD4 positive cells, the cell which have CD4 molecule, ठीक है। और जो CD4 मॉलिक्यूल है होते हैं उनके एग्जांपल, दैट इज डेंड्राइटिक सेल, T हेल्पर सेल्स एंड मैक्रोफेज सेल्स। अब मैंने आपको टाइप 4 सेंसिटिविटी में बताया था कि CD4 सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द T हेल्पर सेल्स, ठीक है। एंड जो CD8+ होता है तो वो किलर सेल्स होता है, ठीक है। तो आप उधर पे जाके देख सकते हो डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो। CD4 मॉलिक्यूल क्या करता है, दिस हेल्प्स टू कम्युनिकेट टू द अदर इम्यून सेल्स, ठीक है। वो एज अ कमांड, मैंने बोला था ना, वो एज अ कमांडर होता है कि दूसरे सेल्स को वो कमांड कर सकता है, एंड कैन कम्युनिकेट। इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम एज इट विल कमांड सेल्स व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स एंटर द बॉडी। तो मैंने बोला इट विल बिहेव एज द कमांडर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है CD4 मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर HIV। अब देखते कैसे हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रही ये
HIV targets and attaches to CD4 molecule via protein GP120 present on the envelope. अब HIV attaches to the CD4 molecule, ठीक है, और उसका जो एनवेलप होता है वो उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे आप कि वो एनवेलप्ड वायरस है, ठीक है, तो वो GP120 प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है. Then it again uses GP120 to attach to the another receptor called as co-receptor. अब कब तक वो सेल का कंट्रोल ओवर नहीं ले पाता, जब तक CD4 एंड को-रिसेप्टर के साथ वो बाइंड नहीं हो जाता, ठीक है. तो द HIV हैव टू बाइंड को-रिसेप्टर एज वेल एज द CD4 मॉलिक्यूल टू गेट इनसाइड द सेल. मैंने आपको अभी बताया कि दोनों को बाइंड करना पड़ेगा. अब को-रिसेप्टर के जो एग्जांपल्स है वो कहाँ कहाँ होते हैं, दैट इज डेंड्रेटिक सेल, टी सेल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स. ओके, अब ये दोनों टाइप के रिसेप्टर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो सिंपल सी अभी तक क्या हुआ कि CD4 सेल्स में मेनली एक्ट करता है, फिर CD4 के साथ वो को-रिसेप्टर वाया GP120 प्रोटीन वो बाइंड कर जाता है. ओके, इन सम ह्यूमन्स ड्यू टू होमोजाइगस म्यूटेशन दिस को-रिसेप्टर आर एब्सेंट सो दे गेट इम्यूनिटी फ्रॉम HIV. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इन सम ह्यूमन्स ड्यू टू होमोजाइगस म्यूटेशन दिस को-रिसेप्टर्स आर एब्सेंट सो दे गेट इम्यूनिटी फ्रॉम द HIV. ठीक है, तो होमोजाइगस म्यूटेशन होगा मतलब, तो उसकी वजह से जो को-रिसेप्टर के साथ जो हमको जो CD4 मॉलिक्यूल तो वो सेम हो जाएंगे, तो दोनों के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो मतलब एक ही टाइप के रिसेप्टर बनेंगे, तो उसकी वजह से दोनों के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम HIV. हेट्रोजाइगस म्यूटेशन ऑल्सो स्लोवर्स डाउन डिजीज प्रोग्रेशन. ओके, तो अब एक बार वायरस एंटर कर गया तो क्या करेगा, वंस द वायरस बाइंड्स टू द CD4 एंड को-रिसेप्टर, तो इट एंटर्स इनसाइड द सेल. ठीक है, अब HIV है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज RNA. ठीक है, अपने सबको 12th में आपको एक फेमस सा डायग्राम आया करता था हमारे NCERT का, तो वो था कि वो आके क्या क्या करता था. ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है, दे हैव द एंजाइम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स कॉल्ड एज प्रोवायरल DNA. ठीक है, तो उनके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स. ठीक है, एंड दे मिक्स विद द होस्ट DNA एंड देन विल फर्दर रेप्लिकेट. तो वो पॉजिटिव RNA पहले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से प्रोवायरल DNA बना देगा, एंड देन फिर वो हमारे नॉर्मल DNA के साथ मिक्स हो जाएगा एंड रेप्लिकेट होना चालू हो जाएगा. इट विल गिव राइज टू द वायरल DNA एंड हेंस द नंबर ऑफ वायरल DNA विल इंक्रीज. तो जैसे जैसे रेप्लिकेट होता चला जाएगा वैसे वैसे DNA का वायरल DNA का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द HIV वायरस म्यूटेट एंड डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस आर डिटेक्टेड एंड टारगेट डिफरेंट सेल्स. ठीक है, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द HIV वायरस म्यूटेट करता रहता है हमेशा. ठीक है, एंड डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस आर डिटेक्टेड एंड टारगेट डिफरेंट सेल. तो उसकी वजह से ये HIV वायरस की प्योर मतलब मेडिसिन क्यों नहीं बन पाई, बिकॉज देखो म्यूटेशन हर एक स्टेज पे हो रहा है. ठीक है, अब हमने जीन कोडिंग सीक्वेंसिंग बेसिकली कर ली, तो अब 3 फेजेस ऑफ ट्रायल होते हैं किसी भी ड्रग के. ठीक है, तो बेसिकली मतलब और वो भी धीरे धीरे हो जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है. तो पहले तो जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली हमने, हमको पता चल गया कि हाँ ये स्ट्रेन्स बदल रहा है. बट हम HIV के मामले में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो बोलते हैं ना कि ये स्ट्रेन से ये स्ट्रेन में कन्वर्ट होगा, बट वो नहीं हो पाता. एवरी टाइम इट म्यूटेट्स डिफरेंटली, कि कोई ना कोई अमीनो एसिड पे उसका फिक्स नहीं रहता कि हाँ ये नंबर के अमीनो एसिड पे या फिर नेक्स्ट नंबर के अमीनो एसिड पे वो एक्ट करेगा. ओके, तो वो हर एक ड्यूरेशन में अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहेगा, तो उसकी वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके हिसाब से मेडिसिन नहीं बना पाएंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से अभी तक आज तक कोई भी ड्रग एग्जैक्टली फाउंड नहीं है. तो आगे के टाइम में ये एक हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए. सो गाइस, रिसर्च में भी इसका बहुत काम चल रहा है, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे लगी हुई है कि हम ये वायरस की वैक्सीन या फिर कोई ड्रग निकाले. ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज HIV जनरली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, ओके, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से वो फैल सकता है. ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन R5 स्ट्रेन ऑफ HIV बाइंड्स टू CCR5 मतलब को-रिसेप्टर के साथ. ठीक है, एंड इनफैक्ट
मैक्रोफेज टी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल, बिकॉज मैंने बोला कि CD4 एंड कोरिसेप्टर दोनों मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए चाहिए, बिकॉज मतलब तो ही वो डीएनए के होस्ट के डीएनए को कंट्रोल कर पाएगा। ओके, फिर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट इन म्यूकोजल और एपिथेलियल टिश्यू एंड gets infected. This infected cell goes to the lymph nodes and affect the other immune cells. अब एक बार डेंड्राइटिक सेल को उसने अफेक्ट कर दिया, ओके, तो वो कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड्स में दूसरे इम्यून सेल्स को बताने के लिए कि आया है कोई फॉरेन पार्टिकल उस पर फाइट करने के लिए, ठीक है। तो एज अ मैसेंजर जाएगा, तो उधर पे भी जाके लिम्फ नोड्स में दूसरे इम्यून सेल्स को वो इन्फेक्ट कर देगा। ओके, अब ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन क्या होगा, दैट इज फ्लू लाइक सिम्टम्स विल अकर, देन इम्यून सिस्टम काउंटर अटैक एंड कंट्रोल रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अब इम्यून सिस्टम काउंटर अटैक करेगा, दिस डिक्रीज बट स्टिल डिटेक्टेबल बाय 12 वीक्स, ठीक है। तो इम्यूनिटी डिक्रीज होने लगती है एंड स्टिल कैन बी डिटेक्टेड बाय 12 वीक्स, विद इन 12 वीक्स वो डिटेक्ट हो सकता है। क्रॉनिक या फिर लेटेंट फेज में क्या होता है, बिटवीन 2 to 10 ईयर्स, तो दैट इज़ द एग्जैक्टली विंडो पीरियड। अब बेसिकली ये भी एक ड्रग ना मिलने का या फिर वैक्सीन ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है, दैट इज़ विंडो पीरियड ये वायरस का फिक्स नहीं है। एंड विंडो पीरियड्स इज़ समथिंग लाइक कि जहाँ से वो एंटर हुआ तब तक जो सिम्टम शो हुए HIV के, जैसे कि वेट फटीग है या फिर कोई भी वेट लॉस हो रहा है या फिर हेडेक आ रहा है बार बार, एंड फिर कोई भी छोटी बीमारी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रह रही है बिकॉज इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस है, तो वो पीरियड जो जहाँ से एंटर करता है और जहाँ पे सिम्टम्स शो करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द विंडो पीरियड एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल इन डिटेक्टिंग द वायरस वेरियस स्टेजेस, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे हम रोक सकते हैं, बट एज यू नो कि रेप्लिकेशन उसका मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, कहाँ से भी कभी भी म्यूटेट हो जाता है, तो उसकी वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाता। ओके, and this is the reason, one of the particular reasons why the vaccines are not available for this virus. Okay, तो chronic stage में क्या होगा, that is वायरस इंक्रीज हो जाएंगे, T cells डिक्रीज हो जाएंगे, लॉसिंग अबाउट 1 to 2 बिलियन सेल्स पर डे, ठीक है, क्रॉनिक फेज में, एंड मोर देन 500 cells per millimeter cube. Okay, still fight infections but some like TB are become more severe. मतलब अभी भी T सेल लड़ रहा है, ठीक है, भले वो कितना भी हार रहा हो बट वो लड़ रहा है, बट अगर कोई सीरियस या फिर बीमारी जैसे कि TB आ गई तो इट विल बी मोर हार्मफुल टू द बॉडी, मतलब ढंग से वो नहीं लड़ पाएगी, ठीक है। अब ये आप एक ग्राफ मैंने बनाया ताकि आपको समझ में आ सके, तो देखो मैंने एक्यूट और क्रॉनिक फेज, तो 12 वीक्स का तक तो एक्यूट फेज रहता है एंड उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगा तो क्रॉनिक फेज आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने वाई एक्सिस दोनों तरफ बना रखी है। तो पहला है कि HIV इन ब्लड। ओके, तो जो HIV इन ब्लड है वो मैंने स्ट्रेट लाइन से मार्क किया है एंड जो नंबर ऑफ T सेल्स है वो मैंने डॉटेड लाइन से मार्क किया है। ओके, तो देखो HIV इन ब्लड एक्यूट तो बढ़ गया एंड फिर कम हो गया, एंड क्रॉनिक में वो धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। एंड नंबर ऑफ T सेल्स देखो पहले फाइट करते 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 कम हो गए एंड फिर बढ़े, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए क्रॉनिक में फाइट किया एंड फिर धीरे धीरे चलते कम होते चले जाएंगे। अब ये क्यों हो रहा है? एक्यूट फेज़ में तो हमारे T सेल्स तो अच्छी तरह से लड़ पाएंगे, बट अगर उसको डिटेक्टेबल नहीं हुआ या फिर 12 वीक्स में कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला तो भी थोड़ा सा टाइम फाइट करेंगे, बट वो मैंने आपको बोला कि मोर देन 500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब फिर वो HIV वायरस बर्बाद करने लगेंगे, तो उसकी वजह से हमारी इम्यून डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड फिर जो कोई और अगर बीमारी हमको साथ में जैसे कि डायरिया फिर या TB तो साथ में हो गया तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कवर अप द, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा बॉडी के लिए, ठीक है, बिकॉज ये वायरस डायरेक्ट इम्यूनिटी पे ही अटैक करेगा, सो दैट्स वाई इट्स डेंजरस। ओके, in some patients X4 strain of HIV which specially bind to the CX4 receptor which in only on T cells and destroys them, ठीक है, तो वही वो बोल रहा है कि वो T सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। they infect the lymph tissue where 90% of T cell are absent, ठीक है, they infect the lymphoid tissue जहाँ पे 90 वो lymphoid tissue को ही क्या बोलेंगे अटैक करेंगे जहाँ पे वो 90% ऑफ द T सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। व्हेन T सेल्स ड्रॉप अराउंड 200 to 500 T सेल पर मिलीमीटर क्यूब, स्वॉलन लिम्फ नोड्स स्वेलो हो जाएंगे, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, हैरी
ल्यूकोप्लेकिया एंड ओरल कैंडिडाइटिस हो जाएगा हमको, ठीक है। व्हेन लेस देन टी सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, इम्यून सिस्टम सीवियरली कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड इम्यून सिस्टम मतलब मोर देन 500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब रोज डिस्ट्रॉय हो रहा है, तब जाके टी सेल्स इतने बच जाएंगे, लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब। इम्यून सिस्टम इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज एंड दिस पॉइंट HIV डिजीज कॉज करेगा, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ठीक है। अब सिंड्रोम क्या होता है, वो सिम्टम्स जब 2-3 सिम्टम्स साथ में आके कलेक्टिव होते हैं, देन इट्स कॉल्ड अ सिंड्रोम, ठीक है। तो HIV जब प्रोलॉन्ग्ड वे में होगा एंड टी सेल्स 200 से कम हो जाएंगे पर मिलीमीटर क्यूब, ओके, तो इट विल कॉज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो नोन एज एड्स, ओके। सिम्टम्स लाइक persistent fever, fatigue, weight loss, diarrhea, and HIV in blood might be high significantly, ठीक है। अब significantly वो high हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एड्स की डिफाइनिंग कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। तो दैट इज रिकरेंट बैक्टीरियल निमोनिया, निमोसाइटिस निमोनिया, फंगल इन्फेक्शंस, स्किन लीजन्स, प्राइमरी लिम्फोमा एंड ये हो गए सब डिफाइनिंग कंडीशन को, मतलब निमोनिया होगा, फिर इन्फेक्शंस होंगे, फिर स्किन लीजन्स होंगे, एंड ऑब्वियस की बात है कि लिम्फ नोड्स पे वो अटैक करेगा या लिम्फॉइड टिश्यू पे अटैक करेगा जहाँ पे 90% ऑफ द टी सेल्स होते हैं। अब ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो रहा है, तो मैंने बोला कि अनप्रोटेक्टेड एक्सेस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वो ट्रांसमिट हो रहा था। तो 75% वाई सेक्सुअल इंटरेक्शंस इन IV ड्रग एब्यूज़, तो अगर नीडल शेयर करेंगे तो भी हो जाएगा। फिर मदर टू चाइल्ड वाया प्लेसेंटा डिलीवरी एंड ब्रेस्ट मिल्क की से भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड डायग्नोसिस कैसी हो सकती है, दैट इज़ एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट, ठीक है, एंड RNA DNA टेस्ट, ओके। अब इसका जो फेमस टेस्ट इधर पे दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट का, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज ऑल्सो नोन एज अलाइजा। तो एड्स के मामले में स्पेशली अलाइजा टेस्ट होती है जहाँ पे एंटीजन प्री फॉर्म्ड एंटीजन या एंटीबॉडी डाल के फिर हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चेक करते हैं। तो अगर उसमें कलर चेंजेस आए तो देन द टेस्ट विल बी पॉजिटिव। अलग से क्वेश्चन आएगा इसका तो मैं आपको समझा दूंगा, ओके। माइक्रोबायो में हम पढ़ेंगे एलाइजा डिटेल में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में नो परमानेंट ट्रीटमेंट, दैट इज़ नो कंप्लीट क्योर, मैंने आपको अभी बोला। हेल्प लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। फिर एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, मतलब ART, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी हो सकती है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस होते हैं। इट स्लोज HIV रेप्लिकेशन विच हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकवर, मतलब रेट्रोवायरल थेरेपी क्या करती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इट स्लोज डाउन द इन्फेक्शन, कंप्लीट क्योर नहीं करती एंड हेल्प्स टू रिस्टोर द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने पहले से क्या पढ़ा, ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि जब एंटर हुआ तब CD4 सेल्स जो मैक्रोफेजिस टी सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल्स थे, जो हमारे टी सेल्स थे CD4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल वाले, उनके साथ को रिसेप्टर जो होंगे CCXY जो भी है वो याद नहीं रखना, बट उनके साथ को रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तब जाके वो एक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड एक्ट करने के बाद अगर कोई म्यूटेशन या फिर होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस म्यूटेशन होगा तो इट विल स्लोअर डाउन द चांसेस ऑफ गेटिंग द HIV टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब एक बार एंटर हो गया तब वो अपने तो RNA वायरस है, ठीक है, बट उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो वो प्रोवायरल DNA बनाएगा एंड प्रोवायरल DNA बनाने के बाद अपने होस्ट के DNA के साथ बाइंड कर जाएगा एंड इट विल मेक प्रोवायरल DNA, ठीक है। अब जब उसको मैक्रोफेजिस उस पर एक्ट करेंगे तो अब वो मैक्रोफेजिस क्या बोलेंगे, लिम्फॉइड टिश्यू या फिर लिम्फ नोड्स में जाके दूसरे इम्यून सेल्स को जब बताएगा देन इट विल ऑल्सो कॉज द इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब धीरे धीरे टी सेल्स कम होते चले जाएंगे। तो अब ऐसे एक्यूट फेज में तो क्या होगा कि एक्यूट फेज में तो वो लड़ पाएगा थोड़ी देर के लिए, बट अगर एंड द लेवल्स आर डिटेक्टेबल, तो 12 वीक्स में डिटेक्ट हो जाए तो देन इट कैन बी कंट्रोल्ड। बट अगर उधर पे डिटेक्ट नहीं हुआ एंड क्रॉनिक स्टेज में चला गया तो टी सेल्स विल बी रिड्यूस्ड वेरी एंड इम्यून सिस्टम विल बी कम्प्रोमाइज्ड वेरी, मतलब बहुत
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो इट विल कॉज अ सिंड्रोम नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दैट विल द कलेक्टिव सिम्टम्स आर द फटीग, फीवर होना, वेट लॉस हो जाना, डायरिया हो जाना, ठीक है, एंड समथिंग इन्फेक्टिव, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन लग जाना, ओके। अब उसकी जो भी ट्रांसमिशन होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, फिर बाय प्लेसेंटा, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। डायग्नोसिस में मेन टेस्ट दैट इज एलाइजा एंड RNA DNA टेस्ट। ट्रीटमेंट में नो परमानेंट क्योर होता है एंड हेल्प टू लिव, एंड एक थेरेपी दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करता है वाया स्लोइंग डाउन द HIV रेप्लिकेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। एंड गाइज प्लीज़ चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। मैंने नोट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस होंगी आने वाले क्वेश्चंस की, उसकी इमेजेस खींच के डाल दिए। सो गाइज प्लीज़ चेकआउट दैट, ओके, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू।